अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सज चुकी है, सेनाएं आमने सामने बैठ चुकी हैं और अब अगले 5 साल सदन के भीतर संग्राम होगा। और इस संग्राम के गवाह उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता होगी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। आज एक बहुत रोचक तस्वीर आई है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आज इसी विषय पर करना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक बहुत ही रोचक तस्वीर सामने आई है। ये रोचक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। इन दोनों नेताओं का आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहली बार आमना सामना हुआ। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और अब ये सदन अगले 5 साल इस बात का गवाह रहेगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इस सदन में एक सकारात्मक, एक विकासोन्मुख उत्तर प्रदेश की परिकल्पना लिए हुए एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। आज ये सौहार्द की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मैं इसे सौहार्द की तस्वीर इसलिए कहता हूँ कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की जनता का विकास, गरीबों का कल्याण, ज़रूरतमंदों की मदद, प्रदेश की बेहतर आर्थिक व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, बेरोजगारों को काम, लोगों को काम धंधा, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी, एक अच्छा खुशहाल प्रदेश। राजनीति की परिकल्पना इन्हीं बात पर रहती है और भारत का संविधान कहता है कि हम जन कल्याणकारी, परोपकारी राज्य की अवधारणा से संचालित राज्य हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो एक साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं इसको सौहार्द की तस्वीर कहता हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान जो कटुता, जो एक दूसरे पर निजी या राजनीतिक हमले, सामाजिक हमले जो कुछ होते हैं, उसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आता है और जनता जिसको जो जिम्मेदारी देती है, किसी को सत्ता देती है तो किसी को सत्ता की पर नज़र रखने के लिए विपक्ष की भूमिका देती है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। अगर योगी आदित्यनाथ को नेता सदन और मुख्यमंत्री का पद जनता ने दिया है तो अखिलेश यादव को सत्ता पर निगरानी करने के लिए 125 विधायक दिए हैं और नेता प्रतिपक्ष का काम दिया है। यानी जो काम अखिलेश यादव करेंगे वो जनता का काम है और जो आदित्यनाथ योगी करेंगे काम, वो भी जनता का काम है। तो किसी को दिया है सत्ता चलाने और किसी को दिया है सत्ता पर निगरानी करने का, और हम जैसों को काम दिया है दोनों पर नज़र रखने का कि दोनों अपनी जिम्मेदारी का सम्यक, निष्ठापूर्वक, शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखने का काम मीडिया का है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह तस्वीर सौहार्द की तस्वीर है। अब अगले 5 साल हमें उत्तर प्रदेश को तरक्की के पायदान पर ले जाना है। सत्ता पक्ष का काम है कि जिन नीतियों पर, जिन घोषणा पत्र पर जनता से वो मैंडेट लेकर आई है उसे पूरा करे, और विपक्ष का काम है कि उस मैंडेट को समय से, उस घोषणा पत्र में किए गए वायदों को समय पर लागू करवाना, सत्ता द्वारा बनाई जा रही नीतियों को विकासोन्मुख और जन कल्याण के साथ जनता के लिए लागू करना, यह जिम्मेदारी है। चुनाव समाप्त हो चुके हैं बहनों भाइयों। अब अगला 5 साल हमें उत्तर प्रदेश की तरक्की, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को मदद कैसे हो, बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरियां कैसे मिले, रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों से लेकर कारपोरेट बड़े घरानों, उद्योगपति, उद्योग धंधों को गति कैसे प्रदान की जाए, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, महिला कल्याण, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, ये सबका सामूहिक कर्तव्य है। इन 5 साल में उत्तर प्रदेश को तरक्की के पायदान पर आगे कैसे ले जाना है, ये नीतियां भले सत्ता पक्ष तैयार करे, विपक्ष नज़र रखे और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। एक सकारात्मक माहौल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें सबका पुनीत कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जनादेश आ गया है। और बहनों भाइयों, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जनता किसे सत्ता देती है, किसे विपक्ष की भूमिका देती है, सब कुछ स्पष्ट है। तो अब सबको चुनावी बातें भुलाकर उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपने अपने पक्ष का
योगदान देने की आवश्यकता है। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा बहुत दिलचस्प है, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। मेरा प्रयास होगा कि पद की गरिमा के अनुरूप लोकतांत्रिक सीमाओं को पालन करते हुए मैं विधानसभा का संचालन सभी के सहयोग से और सभी माननीय सदस्यों की, जो भी 403 माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, सबके सहयोग से जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं अपने प्रतिनिधि से, उनका पूरा करने के लिए मैं सबका सहयोग करूंगा। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, पार्टी का, अपने अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, और पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो मुद्दे जनता से संबंधित होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता की जो आवाज है, उसको मैं विधानसभा में पूरी ताकत से उठाऊंगा। चलने दीजिए, आपको ये महसूस होगा कि ये एक विधायक ही पूरे विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। हम चूंकि एकलौते विधायक जरूर हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जो जन समस्याएं हैं, जो जनहित से जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जितनी दमदारी से सरकार के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे या रखेंगे, उतना कोई विपक्ष में नहीं रख पाएगा। बताइए, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह बीएसपी के कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, हैं अकेले, लेकिन कह रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष की आवाज़ बन जाऊंगा। डेमोक्रेसी यही आपको दरअसल बहनों भाइयों ताकत देती है। ये ताकत कहाँ से आती है? जनता से आती है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, SM अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर, सिद्धार्थ कलहंस बहुत ही जाने माने पत्रकार, थोड़ी देर में समीर सिंह मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। तो भाई सिद्धार्थ कलहंस जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज जब वो तस्वीर सामने आई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की, तो अब आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली कैसी होने वाली है? क्योंकि इस तरह की असेंबली मैंने तब देखी थी जब मायावती मुख्यमंत्री थीं और नेताजी कुछ वक्त के लिए मुलायम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे, तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा हुआ करता था। क्या हम उस तरह की कल्पना करें आने वाले वक्त में, या फिर ये सिर्फ सिंबॉलिक है? नहीं, सिंबॉलिक अगर होना होता तो शायद अखिलेश यादव विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी संभालने को तैयार न होते, विधानमंडल दल के नेता न होते और आजमगढ़ से त्यागपत्र न देते। इसका मतलब कि यह तय किया है कि अखिलेश यादव ने कि विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएंगे और वो जोरदार विपक्ष के रूप में वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दशकों बाद अगर ये मौका उत्तर प्रदेश में आया है तो इससे सकारात्मक रूप से, जिस तरह से डिबेट की ओपनिंग में आपने कहा कि इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। मैंने जो पक्ष रखे, तर्क रखे, आप सहमत हैं उससे? नहीं, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि देखिए, एक लंबे जिम्मेदारी मिली है, एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो कमोबेश जैसा कम से कम पिछली बार हम लोगों ने देखा, भले ही विपक्ष के विधायकों की संख्या कम होने का भी उसका एक नतीजा वो हो सकता है, लेकिन विधानसभा के सत्र छोटे हो जाना, बिना चर्चाओं के चीज़ें पास हो जाना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं छोड़ देना, हंगामों में समय व्यतीत हो जाना, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो भी विपक्ष का कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री ने तो बतौर नेता प्रतिपक्ष बैठना ही बंद कर दिया था। ये दशकों बाद ये परंपरा पुनर्जीवित थी। नेताजी बीच में चले गए थे, कुछ वक्त के लिए तो थे, थोड़े दिन के लिए थे, उसके बाद वो चले गए थे 2004 का लोकसभा का चुनाव। तो इसलिए जो है वो ये परंपरा अगर शुरू हुई है और स्वेच्छा से इस बात को स्वीकारा है, मैं भी ठीक मानता हूँ। जानते हैं क्या? क्योंकि गंभीरता खत्म हो रही थी जी, और इस बात को उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया है। अखिलेश यादव ने, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया है। और पर जो आज तस्वीरों में सौहार्द दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज में दोनों के, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष में, ये सौहार्द की तस्वीर कहा जाए इसको? नहीं, निश्चित तौर पर कोई आपस में कोई ऐसी जाति दुश्मनी तो है नहीं। एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सदन के भीतर दिखाई पड़ेगी और गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे होंगे। मुझे लगता है कि
जिस तरीके से यहाँ पारित हुआ और सर्वसम्मति ध्वनिमत से, और तमाम चीज़ें जिन चीज़ों के हम आप आदी हो चुके थे, अब हमें लगता है कि एक सार्थक बहस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि देखिए, दबाव दोनों पर रहेगा, सत्ता पक्ष पर भी रहेगा और विपक्ष पर भी रहेगा। अखिलेश यादव बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, बतौर अपनी पार्टी अच्छा, चलते चलते ये तो बताइए कि सबसे तो नमस्कार किया, केशव मौर्य से हाथ मिलाया, चक्कर क्या है? नहीं, देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति हर जगह अपनी राजनीति को सबसे ऊपर रखेंगे, और जाहिर सी बात है कि केशव मौर्य से हाथ उनके मिलाने का एक बड़ा कारण आप देखिए, एक संकेत है। संकेत ये है कि एक बतौर पिछड़े नेता वो उनकी इज्जत करते हैं और उनकी उपस्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑलराइट, एस एम अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये बताइए कि क्या आप बिल्कुल तय कर लिया अखिलेश यादव ने कि वो नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक विपक्ष वाली भूमिका का निर्वहन करेंगे? जी सर, अभी देखिए, सिद्धार्थ कलन साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया ये कि उसका पीछे मकसद क्या है। वो बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए ही उन्होंने अपनी जो है संसद पद से जो है इस्तीफा दिया है, और ये डेलिबरेटली तय किया है कि हमको यहाँ बैठना है और जनता की आवाज़ को सदन के बीच में उठाना है। अगर वहाँ भी उठाएंगे और जहाँ ज़रूरत होगी बाहर भी उठाएंगे। तो बिल्कुल उनका सकारात्मक पहलू है, उसमें कोई बट की बात ही नहीं है। अभी तो शुरुआत है, अब आने वाले वक्त में आप लोग खुद उसकी एनालाइज करेंगे कि किस तरह से वो अपनी भूमिका को। जनता ने आपको विपक्ष की में बैठने का जनादेश दिया जी, कि सत्ता हम उनको दे रहे हैं जी, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए, उन पर चौकीदारी के लिए बिल्कुल आपको बिठा रहे हैं। बिल्कुल सही। सदन से लेकर सड़क तक जनता के हितों की रक्षा करना, माइटी स्टेट के खिलाफ, ये जिम्मेदारी आपकी है। नहीं सर, क्या आप उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और राजनीतिक रूप से? बिल्कुल, हर पहलू से हम तैयार हैं। और चूंकि ये डिसीजन ऐसा तो नहीं किसी ने थोपा है, ये डिसीजन मेरे नेता ने खुद लिया है सिचुएशन को देखते हुए कि जब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी अच्छी परसेंटेज से वोट दिया, ठीक है, सीटों के कुछ कैलकुलेशन में हम पीछे रह गए और सरकार हम नहीं बना पाए, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोग हमारे साथ खड़े हुए लगभग 3 करोड़ लोग थे, तो उनकी आवाज़ को हमको उठाते रहना है और उनको जो वादे इन्होंने किए हैं इनको याद दिलाते रहना कि आपने ये वादे अपने संकल्प पर किए हैं, इसको कब आप लेके आ रहे हैं। तो ये जरूरत थी इस बात की। पक्ष के पास अपनी नीतियां होती हैं जी, और विपक्ष के पास अपनी नीतियां होती हैं जी। क्या कोई रोड मैप अपोजिशन बनाएगा या फिर फायर फाइटिंग करेगा कि जब मुद्दे उठेंगे तो लड़ेंगे, बाकी टाइम नहीं? नहीं, मुद्दे तो इन्होंने दिए हैं ना, इन्होंने तमाम बहुत से वादे इन्होंने खुद भी किए हैं, तमाम चीजें इन्होंने की। अब जैसे कि जो है, अब इन्होंने तो 2020 में कहा था कि 5 लाख नौकरियां जो है हम भर देंगे, और 3.5 लाख उसमें जो है सरकारी नौकरियों में थे और 1.5 लाख करीब टीचर्स थे, आज तक नहीं भर पाए। तो भाई यही पूछने के लिए तो जनता ने आपको विपक्ष की तो इसीलिए तो सर, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसी बात के लिए हमारे नेता ने तय किया कि सांसद पद से त्यागपत्र देने के बाद कि मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे बैठ के, और उसमें कोशिश करेंगे, और जहां सकारात्मक पहलू सरकार का होगा, नेचुरल बात है, वहां उनको जो है अप्रिशिएट भी करेंगे। सदन या सड़क भी, दोनों जगह। सड़क तो है ही है, क्योंकि सड़क से ही चीज सदन में जाएगी, सड़क की बात सदन में जाएगी, और जैसी जरूरत होगी उस लिहाज से उसको किया जाएगा। सदन और सड़क उसमें एक दूसरे के पूरक हैं, वो आप उससे बच नहीं सकते कि सदन में उठाएंगे और सड़क पर नहीं उठाएंगे। जब कोई चीज सड़क पे आएगी तो वही सदन तक जाएगी, क्योंकि वो जनता की आवाज होती है। तो इसलिए उसमें कोई कहने की बात ही न, कहीं कोई गुंजाइश न, कोई आप डाउटफुल रहिए, तो आप एनालाइज करते रहिए। लंबे समय के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए तैयार है? बिल्कुल तरीके से तैयार है। और जो आप बार बार ये सौहार्द की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है, एक सिंबॉलिक चीज है, उसको सिद्धार्थ कलन साहब ने अपने तरीके से बताया, और काश ये जो है सौहार्द की तस्वीर हो, क्योंकि इस तरह की सौहार्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस तरह की सौहार्द की तस्वीर, व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, राजनीतिक मतभेद होने चाहिए। अगर इजाजत दे तो एक बात, इस तस्वीर को सौहार्द की तस्वीर, एक बात मैं पूरी कर दूं, आपकी बात को ही पकड़ता हूं, काश ये सौहार्द की तस्वीर हो, क्योंकि इसी तरह की सौहार्द की तस्वीर माननीय आजम खान के साथ सदन में उंगली पकड़ के खिंचाई थी मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद क्या व्यवहार किया ये भी पता है। तो काश ये सौहार्द की तस्वीर हो और अच्छा मैसेज जाए, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। ऑलराइट, समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो सदन के भीतर का दृश्य दिखा, तो समीर जी, हम लोगों ने सोचा क्यों ना लगे हाथ चर्चा कर ली जाए, जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का आमना सामना हो रहा है। एक जिनको 42% वोट मिले, एक जिनको 32% वोट मिले, तो भाई सबसे ज़्यादा वोट तो इन्हीं लोग के पास हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। तो एक तस्वीर और वीडियो आया जिसे मैंने सौहार्द की तस्वीर कहा। तो क्या आने वाले समय में आपकी पार्टी, सत्तारूढ़ दल, सदन में अखिलेश यादव का ठीक से सामना कर पाएगी या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, 2 बातें आपने कही है, एक तो सौहार्द की बात कही और एक सामने की बात कही।
तो मैं सौहार्द पर चर्चा पहले कर लूँ, सामना पर बाद में चर्चा करूँ। सौहार्द सदैव भारतीय जनता पार्टी ने बनाए रखा। आप देखिए, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम रहा हो, चाहे बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम रहे हो। राजनीतिक कार्यक्रम इन सेंस कहते हैं कि पॉलिटिकल कटसी एक होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी रहे हो या माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हो, हम सदैव सभी दलों के साथ निभाते रहे हैं। और हमने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं कह के अछूत कहा है कि साहब हम पॉलिटिकल कटसी नहीं निभाएंगे। हमारे कल्चर में है, हमारी सभ्यता में है, हमारी सोच में है कि हम उस परिस्थिति को भी ध्यान में रखें कि जो पॉलिटिकल कटसी है उसका हम पालन करें, हम उसके साथ रहें। दूसरा, सामना करने की बात रही। देखिए ब्रजेश जी, यहाँ आमना सामना की कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे, मैं बरसों से कहता आ रहा हूँ आपके चैनल पर, अब बरसों इस नाते कह रहा हूँ कि लगभग 3 साल से हम इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जाति की सीमा से बाहर निकल गया है और अब जाति की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में सफल नहीं होंगे। देखिए, अखिलेश यादव का विधानमंडल दल का नेता बनना, आप इसको उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सशक्त विपक्ष से मत देखिए, ये उनके आपसी कलह का परिणाम है। ये कैसे, ये नई थ्योरी क्या है? विधायक हैं, अखिलेश यादव विधायक नहीं, हम बता रहे हैं जैसे 30 सेकंड का समय देंगे तो बताएंगे, आप चर्चा करेंगे और आगे आप देखेंगे यही निकल के आएगा। देखिए, शिवपाल यादव जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से बाहर निकाला, शिवपाल यादव जी ने प्रसपा बनाया। वो संघर्ष कर रहे थे, वो टिकटें मांग रहे थे, अखिलेश यादव जी ने उनको ले आके एक टिकट पर सिमटा दिया। कौन सा समझौता शिवपाल और अखिलेश यादव जी का हुआ? शिवपाल जी एक टिकट पर मान गए, चुनाव लड़े, जीत के आ गए। अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल के अंदर विधायक बन के भी आ गए। अब अगर अखिलेश जी विधानसभा की सीट छोड़ते तो विधानमंडल दल में सबसे बड़े नेता शिवपाल यादव थे, और शिवपाल यादव अगर विधानसभा में लीड करते तो नेता शिवपाल यादव होते। पहले भी नेता शिवपाल यादव रहे, आज भी उत्तर प्रदेश में पकड़ शिवपाल यादव की अखिलेश यादव से ज्यादा कार्यकर्ताओं का आपको है। इतनी दिलचस्पी अखिलेश शिवपाल यादव में क्यों है? ने जो नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं अखिलेश ब्रजेश जी, मैं तो राजनीतिक घटनाक्रमों को बता रहा हूँ। शिवपाल यादव जी की उपस्थिति विधानसभा में न हो, शिवपाल यादव ने खुद कहा, माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा हमें निमंत्रण नहीं मिला। जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, विधायक हो, और वो अपने से कह रहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला और हमें समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवपाल यादव की इतनी पैरोकारी समीर सिंह क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं पैरोकारी नहीं, लोकतंत्र में मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। और अगर शिवपाल जी ये कह रहे हैं आपके चैनल पर भी, ANI को बाइट दे रहे हैं साहब हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, हमें सूचना नहीं मिला, नाराज होके इटावा चले गए, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का वो डर जो बरसों से चला आ रहा है कि पार्टी पर कोई और कब्जा न कर ले, पार्टी का कोई और नेता न बन जाए, यही है। बाकी उनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची है। अगर लड़ने की क्षमता बची होती, काम करने की क्षमता होती, तो उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना में उनको काम करते देखी होती, उत्तर प्रदेश की जनता उनको आवाज उठाते देखती, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा वे ट्विटर पर ट्विटर खेलते रहे। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव 2022 का रहा हो, 2019 की लोकसभा रहा हो, 2017 की विधानसभा रहा हो, 2014 की लोकसभा रहा हो, नगर निगम का चुनाव रहा हो, बुरी तरह समाजवादी पार्टी पराजित होती। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। लड़ने के लिए नहीं, अपने दल को और अपने पार्टी को अपने कब्जे में करने के लिए वो विधानमंडल दल के नेता। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। भाई पांडे जी, जनता ने आपको 2 विधायक देकर ये ड्यूटी दी है कि आप 2 लोग सरकार के कामकाज पर नजर रखिए। आपने नेता विधानमंडल भी चुन लिया है शायद, तो अब कांग्रेस की क्या भूमिका आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, आराधना मिश्रा मोना जी को शीर्ष नेतृत्व ने विधानमंडल दल का नेता चुन लिया है और कांग्रेस पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, मीडिया को भी सूचित किया गया है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने त्रिस्तरीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। 31, 2 से 4 और 7 अप्रैल को
कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, धरना देगी महंगाई के खिलाफ। ये कांग्रेस पार्टी का ऐलान है। दूसरी बात, आपने सौहार्द की बातें कही। कांग्रेस पार्टी हमेशा सौहार्द का ही पक्षधर रही है, लेकिन आप गलत लोगों से गलत बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, माफ़ करिएगा, कि जिन लोगों का जन्म ही नफरत के नाम पर हुआ है, बांटो और राज करो के नाम पर जिन पार्टियों का जन्म हुआ है, आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो सौहार्द की स्थापना करेंगे। इनका सौहार्द वो दिखाई दे जाता है। आज ही तमाम तस्वीरें आई, वो सौहार्द आज भी दिखा है और ये सौहार्द दिखता रहेगा। ऐसे ही नफरत की खाई बढ़ती रहेगी और बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे, किसानों के साथ छल कपट और बेईमानी के मुद्दे, ये सब ऐसे ही धूल धूसरित होते रहेंगे। ब्रजेश जी को किसने चुनाव में ये पूछा कि आपने 2 इन्वेस्टर समिट में अरबों रुपए खर्च कर दिए, गमलों में घोटाले किए, लेकिन आज एक नहीं देखते हैं। पब्लिक मैंडेट तो उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, मैंडेट तो अब सवाल तो निरर्थक हो गए ना फिर। बिल्कुल निरर्थक हो गए। मैं बिल्कुल सहमत हूं और सम्मान भी कर रहा हूं इस जनादेश का, और मैंने बधाई दी थी, पार्टी ने भी बधाई दी है। सरकार चलाएं, लेकिन इनका तो सरकार, मुझे लगता है कुछ वक्त दीजिए इनको काम करने का, फिर आलोचना हो तो ठीक है। मैं बिल्कुल इनको वक्त दे रहा हूं। देखिए अभी नीचे तो आ रहा है कि विभाग वगैरह बांट दिए हैं सब। हमारे सरकार, हमारे 2 विधायक भी सरकार के अच्छे कामों पर उनके साथ हैं और कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरा मौका दे रही है कि ये अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये वो जो वादे इन्होंने जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करें। लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा इस मामले में कमजोर है कि जो 17 वाला लोक संकल्प पत्र था वो 22 तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब जनता का इनको जनादेश है तो जनता इनके मैं सीधे आपको दिल्ली स्टूडियो ले चलता हूं। आलोक कुमार, बहुत ही जाने माने पत्रकार, मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सदन को आलोक जी आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अब जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का सदन में आमना सामना होगा, क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे या फिर सदन जैसे चल रहा था वैसे चलने देंगे? बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोग ब्रजेश जी। जो सीन बन रहा है उसमें विपक्ष पहली बार बड़ा फोकस दिख रहा है। जनता ने जिस ढंग का विपक्ष चुन के भेजा है उसमें बिखराव कम लग रहा है, और जब विपक्ष एकजुट दिख रहा है, बड़ी सबसे बड़ा ब्लॉक उनके पास है, एक ही पार्टी के पास, तो सरकार को निसंदेह बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हम अब सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि बार बार सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि सुई के छेद से हाथी को गुजारा जाए ताकि वो छेद और बड़ा हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जनता ने जिस ढंग का मैंडेट दिया है उसमें पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को मुश्किल ज़्यादा होगी, और ये मुश्किल इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि उनके पास, मैं इस चुनाव को इस लिहाज से देख रहा हूं कि अगले 700 दिन में लोकसभा चुनाव होने हैं और सिर्फ इस सरकार के पास 80 सीटों के लिए सिर्फ 700 दिन है, और 700 दिन में उनको उस ढंग का प्रभाव डालना है कि इसमें से ज़्यादा सीटें उनके पास आ जाएं। कम से कम पिछले 2019 में जिस ढंग की सीटें आई थी वो उसको रिवाइव कर लें और या उससे बेहतर ला पाएं। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि विपक्ष की पेशबंदी जिस हिसाब से दिख रही है उसमें समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से इस मैंडेट के आधार पर आने वाली राजनीति में केंद्र में भी अपनी जगह बनानी चाह रही है या वो करती हुई दिख रही है। जिस ढंग से 2 बड़े नेता उसके लोकसभा की सदस्यता को छोड़ करके विधानसभा में रहना ही मंजूर किया, ये बताता है कि ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई 2024 की जाने वाली है, और उसके लिए विपक्ष को भी सदन में उसी अनुपात में बेटर परफॉर्मेंस करना होगा। जो विपक्ष में एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम के सबसे प्रखर दावेदार के तौर पर खुद को पेश करना होगा, और इसी पेशबंदी में मुझे ये दिख रहा है कि 2 नेता जो आजम खान हैं, जो सांसद थे, अखिलेश यादव जो सांसद थे, उन्होंने इस छोटे सदन को बड़े सदन की तुलना में अंगीकार करना पसंद किया है।
तो ये दरअसल लड़ाई 2024 की होगी इस उत्तर प्रदेश विधानसभा। बहुत शुक्रिया आलोक जी। इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री परिषद गठित हुआ है उसमें मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिल गया है। बीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, विभाग बढ़ गए? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े चौंकाने वाले विभाग बटे हैं। आप थोड़ा बताइए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विभागों के बंटवारे को देखने से साफ हो जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य के विभाग, जो बहुत बड़े महकमे के मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको महत्वहीन विभाग दे दिए गए हैं। ग्राम विकास और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभाग, मनोरंजन कर जैसे विभाग के वो मंत्री होंगे, उनके पास होगा। उनका पोर्टफोलियो तो डिप्टी सीएम का है, लेकिन पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महकमा उनके पास से हट गया है। ब्रजेश पाठक का कद बहुत बढ़ाया गया है। पूरा स्वास्थ्य महकमा, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो और हेल्थ सिस्टम हो, परिवार कल्याण हो, पूरा उनके हवाले किया गया है। अगर पीडब्ल्यूडी के ऊपर नज़र देंगे तो आप जितिन प्रसाद का कद बहुत बड़ा कर दिया गया है। उनको पीडब्ल्यूडी का नया मिनिस्टर बनाया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, उनको जल शक्ति विभाग, जो महेंद्र सिंह के पास था पहले, उस विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो आज ये बड़े चौंकाने वाले AK शर्मा को भी काफी बेहतर मिला है, नगर विकास और ऊर्जा। AK शर्मा का भी कद बहुत बढ़ा है और उनको नगर विकास के साथ साथ ऊर्जा विभाग, दोनों बहुत बड़े महकमे हैं। और उत्तर प्रदेश में नगरीय व्यवस्था को सुधार करने के लिए और बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए ये दिया गया है उनको मौका। सहकारिता जैसा बहुत बड़ा विभाग RKS राठौर को दिया गया है, JPS राठौर को, माफ करिए, JPS राठौर के पास गया है। और दया शंकर के पास परिवहन जैसा बड़ा महकमा गया है। तो ये बंटवारा बड़ा चौंकाने वाला है। और कहा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम तो जरूर बनाया गया, लेकिन उनके विभागों में बहुत भारी कटौती कर दी गई। जी, तो अब ये आज सदन शुरू हुआ और आज जो तस्वीर देखने को मिली अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों नेताओं का आमना सामना कैसा रहा? क्या हम इसे सौहार्द और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए देख सकते हैं? देखिए, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि जब वो पहले सदन में थे तो उनकी सीट दूसरी थी, अब वो जब लौटे हैं तो वो दूसरी जगह पे लौटे हैं। भूमिका बदल गई है, सरकार से लड़ना होगा। पहले वो खुद सरकार थे, तो अब स्वाभाविक है कि सदन में जब 125 विधायक का जो है विपक्ष है, तो उसकी अगुवाई अगर नेता विपक्ष के रूप में अखिलेश कर रहे हैं तो उनको मेहनत भी करनी होगी और सरकार पर हमलावर भी रहना होगा। एक बात ये आई कि अब सदन उस तरह से नहीं चलता जैसे पहले चलते थे। अब तो कभी 4 दिन का सदन, 5 दिन का सदन होता है, कभी 1 हफ्ते का सदन होता है, और उसमें भी अगर हंगामा हो गया, वॉकआउट हो गया, तो फिर बचा क्या? तो सदन में सरकार को जो घेरते थे बहस में, अब सरकारें सदन ज़्यादा चलाती ही नहीं, तो घेरोगे क्या? ये जरूर है कि एक टक्कर रहेगी, एक आमना सामना रहेगा। अब योगी और अखिलेश में अगर एक दूसरे पर हमला होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन संसदीय जो शिष्टाचार है वो योगी आदित्यनाथ ने भी निभाया और अखिलेश यादव ने भी निभाया। एक दूसरे के आसन के पास जाकर उनको बधाइयाँ दी और उनका अभिवादन किया। देखिए, ये मुलाकात आज बड़ी छोटी थी, मुख्तसर सी थी, लेकिन इसने ये संकेत दिया कि अभी सदन में ये एक लंबा रास्ता तय करेगी और विधानसभा में जब जब होगी तब तब बहुत सारी मुलाकातें होंगी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच। सबसे दिलचस्प बात यह है ब्रजेश जी कि नेता विपक्ष के रूप में कई ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जहां सरकार के साथ अखिलेश यादव को मीटिंग में जाना पड़ेगा, जहां नेता विपक्ष की भूमिका भी महत्व रखती है, जहां 3 सदस्यीय कमेटी होती है, वहाँ जहाँ एक आदमी नेता विपक्ष होता है वहाँ अखिलेश यादव को उस मीटिंग में बैठना पड़ेगा। वहाँ योगी भी होंगे, एक कोई नामित मंत्री भी होगा और अखिलेश यादव भी होंगे। तो ये एक तरह का नया समीकरण होगा।
वो स्थितियां जब आएंगी तो कैसी बनेगी तस्वीरें। लेकिन ये सियासत की सच्चाई है, इसको आप इधर उधर छुप के बच के मुंह फेर के ज़्यादा देर टाल नहीं सकते। इस देश में संसद की लड़ाई और सदन की लड़ाई जो है उसका महत्व अपना एक अलग है, लेकिन जो सड़क पर लड़ा जी, जो सड़क पर उतरा, परिवर्तन वही लाता है। बात जरूर है कि आज अखिलेश यादव सांसदी छोड़कर विधायक बने पहली बार, और उन्होंने तय किया है कि वो जनता के मुद्दों पर सरकार से संघर्ष करेंगे। अच्छा है, अब कितनी मात्रा में करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि सब मामला मात्रा का ही जुड़ा है। ये सैलाब तभी उमड़ता है जब जनता ये सोचती है कि कोई नेता उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहा है, तब जनता उस नेता को स्नेह देती है। एक दिन में, अभी ये 5 साल सरकार चलेगी, एक दिन में कोई राय इतनी जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन वक्त लगेगा। और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, आपने देखा मंत्रिमंडल के बंटवारे में जी, ये दर्शाता है कि बीजेपी का संगठन सरकार पर एक छाया बना हुआ है, और उस छाया से मुझे तो विभागों के बंटवारे में सबसे बड़े बेनिफिशियरी जितिन प्रसाद दिख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सबसे बड़े लाभार्थी, और किसी को कल्पना तक नहीं रही होगी कि जो बीजेपी का कभी मूल न रहा हो, जो दूसरी पार्टी से आया हो, उसको मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा महकमा माने जाने वाला लोक निर्माण विभाग जैसा मंत्रालय दिया गया हो। जी वीरेंद्र जी, तो बात तो बहुत बड़ी है, अहमियत रखती है। लेकिन आज इस मुलाकात पर चर्चा है जी, जिस लाल टोपी के लिए तमाम बातें कही गई, एक दूसरे के लिए तमाम सारी बाबा मठ चले जाएंगे, बाबा और अखिलेश की जो चुनाव में लड़ाई चलती रही बयानों से, वो अब सदन में किस तरह की होगी ये दिलचस्प होगा। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती, और मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, और तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा हो चुका है। रूरल डेवलपमेंट का काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट ब्रजेश पाठक के पास गया है। AK शर्मा के पास नगर विकास और ऊर्जा जैसे 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं, और जितिन प्रसाद को PWD दिया गया है। मुख्यमंत्री अपने पास गृह, नियुक्ति, कार्मिक, सतर्कता, आवास, सचिवालय प्रशासन, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट अपने साथ रखेंगे। संदीप सिंह बेसिक एजुकेशन के मिनिस्टर, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा विभाग, गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण, असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग की स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। JPS राठौर को बड़ा विभाग सहकारिता विभाग से नवाजा गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह होंगे। तो काफ़ी दिलचस्प बंटवारा हुआ है, हम आपको लगातार सूचना देते रहेंगे। समीर सिंह के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विभागों का बंटवारा तो बड़ा दिलचस्प हुआ है, और स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति डिपार्टमेंट दिया गया है, और PWD तो जितिन प्रसाद को दिया गया। तो ये बंटवारे में क्या क्राइटेरिया रखा आप लोगों ने? देखिए ब्रजेश जी, सरकार के सभी मंत्री हैं और सभी क्षेत्रों में काम करना है, और सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों को दिया है। सब लोग अच्छे प्रकार से काम करेंगे, और हमें लगता है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पिछली 5 साल की तुलना में इस बार तेजी से आगे बढ़ेगा, और सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जी, अब आप मुझे बताइए कि आप विपक्ष से, सत्ता पक्ष होते हुए विपक्ष से किस तरह की सकारात्मकता चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास में विपक्ष अपना सहयोग करे, जैसा मैंडेट पब्लिक ने दिया है, जनता ने दिया है? देखिए ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से विपक्ष की एक भूमिका होती है, सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, सदन चलने में सहयोग होना चाहिए। अगर कहीं
कोई कठिनाई है, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये भी आवश्यक है, तो उसका सुझाव आना चाहिए, सकारात्मक सुझाव आना चाहिए और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ावें, उत्तर प्रदेश की तरक्की को आगे बढ़ावें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने सदैव उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बात कही है। हमारे सरकार की योजनाओं को आप पिछले 5 सालों को ले लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, हमने किसी भी योजना में जाति, धर्म, लिंग के भेद नहीं रखे। कहीं भी किसी भी योजना में आप ये नहीं कर सकते कि हमने पारदर्शी तरीके से उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम आगे बढ़े थे और आगे भी हम इस नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और सशक्त होके और मजबूत होके और तरक्की के साथ उत्तर प्रदेश देश का 1 नंबर का राज्य बनेगा और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बातें आपको कह सकता हूँ। ऑलराइट, एसएम अशरफ, सकारात्मक विपक्ष से आपका क्या तात्पर्य है जो आज अखिलेश यादव ने कहा, और उत्तर प्रदेश की तरक्की में आप क्या योगदान कर सकते हैं? अब जब फ्रेश मैंडेट, ताज़ा जनादेश लेकर आई है बीजेपी, तो आप विपक्ष की भूमिका में क्या सकारात्मक उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं? नहीं, हमारा तो रोल जो है सकारात्मक ही रहेगा। अननेसेसरी की कोई पुलिंग हमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये गुमान होगा कि चूंकि हम दोबारा पावर में आ गए हैं, हमारे तमाम कितने भी खराब कुकर्म रहे हों और फिर भी सत्ता में जनता ने हमको बिठा दिया है, तो हम जो चाहेंगे मनमानी करेंगे, वो हम करने नहीं देंगे। आप अगर विकास के लिए कोई चीज़ करते हैं, डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जनता की फलाह और बहबूदी के लिए करते हैं, तो बिल्कुल पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन ये कहीं से आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि चूंकि हम जो चाहेंगे करेंगे, जब 5 साल आएगा तो उसके बाद फिर हम कह देंगे देखिए साहब जनता ने तो जिता दिया हमको। तो ऐसा नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू होती रहेगी। जहां जहां आप गलत होंगे, जहां जहां आप गड़बड़ होंगे, वहां आपकी याद दहानी कराई जाएगी, आप उसको सदन में आपको मजबूर किया जाएगा, आपको जमीन पे मजबूर किया जाएगा, आपको जनता के बीच में मजबूर किया जाएगा और उनकी आवाज को बल देते हुए उसको पूरा कराया जाएगा। सकारात्मक का मतलब हमारा यही सकारात्मक है। अननेसेसरी की कोई पुलिंग नहीं होगी कि बेवजह का हम आउटमन कराएं, बेवजह की कोई चीज हम करें, ऐसा कोई काम नहीं होगा। यही सकारात्मक भूमिका की बात मेरे नेता ने। चलो, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को आज से ही शुरू करो। ये बताओ, ये डिपार्टमेंट बटे हैं केशव मौर्य को ग्राम्य विकास, केशव मौर्य और जितिन प्रसाद को सिद्धार्थ कलन जी के दोस्त को पीडब्ल्यूडी। इनका बहुत ये कैसे? इनका बहुत इंटरनल मैटर है, मुझे नहीं कहना चाहिए, जिसको जो चाहे। आपके इंटरनल मैटर पे तो अभी बहुत कहानी सुना रहे हैं। उस पे आ रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना सर, मेरा तरीका अलग बात करने का, वो सीधे सीधे बात करते हैं, मैं थोड़ा सा घुमा के बात करता हूं कि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी करूंगा। वो डिजर्व करते थे कि उनके हाथ से ले लिया जाए। पीडब्ल्यूडी तमाम गड्ढा मुक्त होने की बात करी, पूरे 5 साल कोई गड्ढे नहीं खत्म कर पाए। वो एक ऐसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे कि उसके बाद जिस रास्ते पे आप जाते तो आपको नजर आता कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते थे। तो ये बात सही है कि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर थे वो, बिल्कुल उनको हटाया, एकदम ठीक फैसला लिया। लेकिन साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री फिर उन्होंने अपने पास रखी है, जो मुझे पता है कि एक दूसरा गलत फैसला है। अगर इतना ही आपको लगता था कि वाकई शासन सुधारना है, तो कम से कम होम मिनिस्ट्री के लिए भी किसी को आपको इंडिपेंडेंट चार्ज देना चाहिए था। आप चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत से विभाग आपके पास हैं, आप उसको संभालिए। अब रहा सवाल, इन्होंने एक बात और की, बड़ा दर्द इनके पास था, समीर सिंह के पास, कि साहब विपक्ष के नेता, इनकी गलतफहमी है, ये समझते थे शायद माननीय शिवपाल सिंह यादव अगर बनेंगे तो बड़ी सॉफ्ट हैंडलिंग हम कर लेंगे। ऐसा नहीं था। शिवपाल सिंह यादव का भी अपना एक कैरेक्टर रहा है, वो बिल्कुल जमीन पे आके लड़ने के आदी थे। अगर वो भी बनते तो भी आपके लिए इतना अच्छा मौका नहीं होता, क्योंकि इनकी विश लेकिन ये थी कि अगर माननीय शिवपाल सिंह यादव बन जाए तो शायद अब आप बोलिए नहीं, अब आप बोलिए नहीं, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। अरे हमको सब याद है, याद दिलाते हैं आपको ना, आपको याद दिलाते हैं, आप क्यों परेशान हो गए? जरा सा भी हमने बात की तो भी आपकी बौखलाहट चालू हो गई। समीर सिंह सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भाई, अरे बड़े भाई सुन लीजिए, कम से कम सुनेंगे आप। अरे आप सुनेंगे, आप क्यों चाहते हैं? आपको ये दर्द किस बात का है? चाहे शिवपाल यादव बने, चाहे अखिलेश यादव, ये आपका मैटर ही नहीं है। शिवपाल यादव ने विपक्ष के नेता बनने पर शिकायत नहीं की। शिवपाल सिंह यादव ने विपक्ष के नेता बनने पर शिकायत नहीं की। 5 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव ने अपना त्यागपत्र सांसद पद से सभा से दिया और उन्होंने उसी टाइम मालूम किया था, नेचुरल बात है, जब दिया है तो इसका मतलब प्रदेश में रहेंगे वो। तो शिवपाल जी की ये पीड़ा नहीं थी, शिवपाल जी की दूसरी पीड़ा थी। आप खामोश हो तो मैं बोलूं, उनकी पीड़ा ये थी कि साहब मिसकम्युनिकेशन है, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं हुआ कि मुझे एक दल के हैसियत से
आना है या समाजवादी पार्टी की हैसियत से आना है, तो ये उनका इंटरनल मैटर, इसमें आप परेशान नहीं हो। शिवपाल यादव क्या करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। शिवपाल यादव भी आपके लिए वैसे ही हैं जैसे कि अखिलेश यादव। ये चीज जहन से आप हटा दीजिए, ये गम आप लेते रहेंगे। पिछले 5 साल से आपको हमेशा दर्द होता रहा, आपको ये फिक्र हमेशा लगी रही। और अब देखिए ना, आप अकेले क्या आपने मंत्री तक नहीं बनाया, आप अन्ना यादव को बना दिए होते, चाचा और पिता को अन्ना यादव को आप लेके आए और ये कह के लाए थे साहब उनको एडजस्ट करेंगे, हम बना दिए होते, बड़ा दर्द था आपको। आप अन्ना यादव को बना दिए होते ना, जिस टाइम आप लेके आए बोले कि साहब इनके परिवार का जो भी अच्छा होगा हम लेके आएंगे, बना दिए होते आप। तो अभी आप देखिए आपकी सरकार पूरे 5 साल इनकॉम्पिटेंट सरकार रही है। आने वाले दिनों में भी जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका तरीकेकार है, मुझे लगता है कि सुधार आपके अंदर नहीं आना है, क्योंकि आपको खाली फिक्र दूसरों की रहती है, आप अपना कोई काम नहीं करेंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे। अरे आपका भ्रष्ट मिनिस्टर था, देखिए डीएलएफ घोटाला हुआ, छोड़ के जाना पड़ गया श्रीकांत शर्मा को, सिद्धार्थनाथ सिंह को आपको हटाना पड़ा, जो आपके सरकार के प्रवक्ता थे, उन्होंने स्वास्थ्य में घोटाला किया, उनका मंत्रालय बदल दिया, नाक के नीचे आपके भ्रष्टाचार चलता रहा और आपके इन्हीं मुख्यमंत्री बर्दाश्त करते रहे। तो भ्रष्टाचार के मामले में आपने नंबर लिया है, ये तो मोदी जी हो, उन्होंने दखल दिया कि साहब कब तक ये भ्रष्टाचार का बोझ लाते रहोगे। तो अभी चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन 4-5 मिनिस्टर आपके ऐसे तो जो बिल्कुल भ्रष्ट है, और यही वजह से आपको उनको हटाना पड़ गया, उत्तर प्रदेश आपको हटाना पड़ गया। स्वास्थ्य में घोटाला, बिजली में घोटाला, किस डिपार्टमेंट में बताऊं आपको, रेवेन्यू के अंदर घोटाला, रेवेन्यू मिनिस्ट्री में चिल्लाना नहीं, सुनिए आपने 5 साल खाली घोटाले के यहाँ तक की एक मजहबी आयोजन था कुंभ का, कुंभ के अंदर भी घोटाला कर दिया आपने। आज पहली सरकार ऐसी रही होगी जिसने कुंभ के अंदर भी घोटाला कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर को ट्रैक्टर ऐसे ना लड़े, एक सेकंड रुकिए, घोटालों के बादशाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ कलंजी, एक मिनट, थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ कलंजी। विभाग बटे हैं, आप स्क्रीन पे सबके नाम पढ़ रहे हैं, मुख्य वालों का तो मैंने बता दिया, ये क्या नया गेम है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के गठन में अगर दयाशंकर परिवहन जी केंद्रीय नेतृत्व की मंत्रिमंडल के गठन में अगर अपर हैंड रहा, तो विभागों के बंटवारे में ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में शासन की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री के हिसाब से लोगों को किन लोगों से किस विभाग में काम लेना है, इस तरह का फैसला मुझे ऐसी छाप जो है नज़र आती है। ऐसे कैसे कह रहे हो आप? देखिए जितने थोड़ा बताओ, ब्रीफ करो। समीर सिंह आतुर है सुनने को। नहीं, आप विभागों के नाम पढ़ना शुरू करें और जिन लोगों को विभाग दिए गए हैं जी, तो आप देखिए पहले महेंद्र सिंह के पास, वो भी संगठन से आए थे, उनके पास जल शक्ति जैसा सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। अब वो संगठन से आए हुए दूसरे व्यक्ति। आपको क्यों एतराज है जितिन प्रसाद को अगर पीडब्ल्यूडी मिला तो? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। जितिन प्रसाद पहले केंद्र में देख चुके हैं भूतल परिवहन का कार्य, तो मुझे लगता है कि उनको इस काम के लिए उपयुक्त समझा गया होगा। हो सकता है कि लखीमपुर में विपरीत परिस्थितियों में क्लीन स्वीप हुआ है, शाहजहांपुर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसमें कोई जितिन प्रसाद की भूमिका रही हो, इसलिए शायद उनको ऐसा दिया गया हो। तो आपका मत ये है कि ये जो विभागों का बंटवारा है इसमें किसकी चली? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी की पसंद इसमें सर्वोपरि रही होगी। मशवरा और भी लोगों का रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जी की सलाह और उनकी इच्छा जो है वो उसका सम्मान किया गया होगा, और उस हिसाब से लोगों को विभागों के बंटवारे हैं। आप जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे जी, लौट कर वहीं आते हैं जी, चूंकि ये अचानक आ गई तो मीडिया का काम क्या है? यही सब है। जी, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए आपके भाई संजय निषाद को मत्स्य विभाग मिला है। जी। नितिन अग्रवाल आबकारी। जी। ठीक है, मतलब अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इस बार का देखिए जो विधानसभा है, विधानसभा में सत्ता पक्ष में तो पुराने कई सारे पुराने दिग्गज जीत के आए हैं, लेकिन जो विपक्ष है, इस विपक्ष में भी एक साथ आप देखें आजम खान, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश सिंह, संजय गर्ग, एक मजबूत विपक्ष, बड़े नेता जीत, माता प्रसाद पांडे, मतलब वो सारे के सारे लोग आए हैं। अब आप अभी बात कर रहे थे उमाशंकर पांडे जी से, वो भले ही उनके 2 विधायक जीते हों, लेकिन संसदीय ज्ञान के हिसाब से देखिए आराधना मिश्रा ने पिछले महज 3 सत्र तीसरी बार विधायक हुई हैं, लेकिन एक उनका अच्छा स्तर का संसदीय ज्ञान है, वो संसद में विधानसभा में बहस मुबाहिसे में वो एक अच्छी उनकी उपस्थिति रहती है।
दूसरी तरफ जो विरासत में उनको अच्छी संसदीय जानकारी जी दूसरी तरफ इनके जो युवा विधायक जीते हैं, ये बड़ी योग्यता है वाली बिल्कुल। ये जो वीरेंद्र चौधरी इनके युवा विधायक जीते हैं, वो भी एक लंबे समय तक उनका सांगठनिक अनुभव, जमीनी अनुभव। बसपा के उमा शंकर सिंह, ये सही बात है अकेले हैं, लेकिन कई बार से विधायक जीतते आ रहे हैं और कई संसदीय जिम्मेदारियां वो उठाते रहे हैं। तो मुझे लगता है अकेले हैं तो वही करेंगे और जी। तो मुझे लगता है कि और क्या है, सत्ता पक्ष के सामने जो विपक्ष है, उस विपक्ष में भी एक से एक धुरंधर लोग हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बार बीएसपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर तो जनसत्ता दल सदन के भीतर है। जी भाई तो लोकतंत्र में तो वोट परसेंटेज नहीं, मुंडियां गिनी जाती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि पास एक है। निश्चित तौर पर इस बार का विधानसभा का सत्र जो होंगे और जो विधानसभा में बहसों का स्तर होगा वो ऊंचा होगा। विधानसभा केवल हंगामे के लिए नहीं बल्कि कुछ सार्थक बहसों के लिए। सोचा था कि ये दिन आएगा कि मायावती का इतनी जल्दी सिर्फ एक विधायक रह जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर मायावती है ना, ये उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश के लिए चौंकाने वाली बात है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, अब आप मुझे बताओ कि कांग्रेस की भूमिका सदन के भीतर क्या होगी और इस हार से आपने सबक क्या लिया? देखिए ब्रजेश जी, और सुनिए जी, विभाग बढ़ गया है। आपके यहाँ से जितिन प्रसाद आए हैं, समीर भाई PWD। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग डिग्री बड़ी बड़ी रखते हैं, उस पर प्रश्न उठते हैं। और कांग्रेस जब से जितिन प्रसाद को PWD का अनाउंसमेंट स्क्रीन पे देखा है, आपके चेहरे पे इतना स्यापा और सन्नाटा में देख के मतलब तकलीफ हो गई मुझे। कांग्रेस तो हर जगह प्रकाश फैला, साउंड कर रहे हो। कांग्रेस तो प्रकाश फैला रही है ब्रजेश जी। वो भाजपा में अंधेरा था और ले गए चिराग हमारे यहाँ से, वहाँ जला रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है, इसमें हाँ, कोई इसमें भी हैप्पी और थोड़ा मतलब नहीं बिल्कुल, हमें क्या गम है। लेकिन एक देखिए इन्होंने भलमनसाहत है कि आपके यहाँ से लाके अपने यहाँ रख रहे हैं, इज्जत से बढ़िया डिपार्टमेंट दे रहे हैं। हाँ, लीडर बनाने की फैक्ट्री तो है ही, कांग्रेस है लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाओ, बस यही है, फैक्ट्री वाली ही रह गई बात। हाँ, अब ये किसी और का चल रहा है मार्केट। अब ये देखिए, असीम अरुण को इन्होंने समाज कल्याण दे दिया, वो पेशे से पुलिस अधिकारी रहे, अब कौन सा समाज का कल्याण करेंगे। AK शर्मा को बिजली विभाग दे दिया, इतना बड़ा घोटाला हुआ बिजली विभाग में। श्रीकांत शर्मा को तो सही करने के लिए हो सकता है दिया हो जी, सही करने के लिए दिया होगा। ये IAS लोग अगर सही करते तो आज उत्तर प्रदेश कहाँ होता है ब्रजेश जी। तो आप सरकार की मंशा समझ लीजिए। बड़ा गम है आपको। अच्छा, दूसरी गम बात किसी और बात का है, फोड़ गगरी कहीं और। नहीं, आप सोचिए AK शर्मा जी कुछ सुझाव दिया, AK शर्मा जी उत्तर प्रदेश में कितना रहे हैं ब्रजेश जी? गम कहीं उत्तर प्रदेश के बिजली के बारे में वो कितना जानते हैं, बाहर से आए उनको बिजली विभाग दे दिया। अब श्रीकांत शर्मा को क्या जेल भेज पाएंगे? प्रियंका हम लोग देख लेते हैं, आप कहाँ भाजपा के चक्कर में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी जी को समझाओ, सुझाव दो। महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के चक्कर में तुम मत रहो। केशव मौर्य को तो हटा दिया, किनारे कर दिया जाओ, उनको, अभी भी लेकिन समय केशव मौर्य खुलेआम बुला रहे हैं। यही है पांडे लोग खुलेआम ऑफर दे रहे करा लेंगे आप। बताओ क्या है, भी बना जाओ चिराग बन के वहीं चलो। जी ने, समीर जी, केशव मौर्य जी ने जो योगी जी पर आरोप लगाया था LDA वाला, उसका कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। कहाँ चक्कर में उनको पड़े तो हो? पनिशमेंट आपने दिलवा प्रियंका दिया। जी की चिंता करो और आना है तो आ ना जाओ। समीर जी, आपको भी केशव मौर्य को तो आपने पनिशमेंट दे दिया, हमारा दिनेश शर्मा को बेचारे को मार ही दिया आपने। इनके ढांचे में बताना है सबके गुरुजी और योगी एक प्रवक्ता हम लोग खो देंगे कांग्रेस का। तो डिबेट में कौन बैठेगा अगर पांडे जी को बुला ले जाओगे तो? आ जाओ, क्या करोगे कांग्रेस आप में? देखिए ब्रजेश जी, दिनेश शर्मा जी को किनारे कर अरे ऐसे मत करो भाई, दिनेश शर्मा जी को, इन्होंने दिनेश शर्मा जी को किनारे कर दिया। बेचारे सीधे सरल ब्राह्मण थे, उनको किनारे कर दिया। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आलोक कुमार जी, आप मुझे बताइए, ये जो मंत्रिपरिषद में आज विभागों का बंटवारा हुआ है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने अभी फ्लैश हो रही है, उस पर अभी आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या है? आप पूछ रहे थे ब्रजेश जी, ये मुझे दिख रहा है कि दिल्ली की नजर है पूरे मंत्रिमंडल पे, और जिस ढंग से अरविंद शर्मा को नियोजित किया गया है और शहरी विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, इंक्लूडिंग पूरा प्रचार शहरी विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार कैसा, हाँ जी हाँ, सरकार कैसा परफॉर्मेंस करती है, इसमें शहरी विकास का जो सबसे बड़ा जो आमद का जगह है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और कानपुर वगैरह जगह जो है, उस पे वहाँ कैसा विकास हो रहा है, कैसा रिपरकेशन हो रहा है, और सरकार की चमक दिल्ली तक उस शहरी विकास से पहुँचेगी। और दूसरी तरफ बिजली मंत्रालय जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है,
इसके लिए लगातार पीएमओ से दबाव था। जब उनको एमएलसी बनाया गया था तब से ही ये था कि उनको सरकार में शामिल किया जाए, और इस बार जब शामिल किया गया है तो एक बड़े ताकतवर अंदाज में शामिल किया गया है और उनको परफॉर्म करना, चूंकि पीएमओ में रह के वो परफॉर्म करते रहे थे और प्रधानमंत्री का विश्वास जीत चुके थे, तो अब एक उनको उसी हिसाब का जो सरकार के इमेज को इन्हांस करेगी, मजबूत करेगी, वो मंत्रालय दिया गया है। तो इसका मतलब ये साफ समझा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल दिल्ली से तय हुआ है। दूसरा, जिस बात की लोग आलोचना कर रहे हैं उसको उनको स्वतंत्र देव सिंह को समझना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह के पास जल शक्ति मंत्रालय मिला है और वो बुंदेलखंड के उस इलाके से आते हैं जहां केन बेतवा का परियोजना रुका पड़ा है और उनका अपना एक वो काम होना है। तो जल शक्ति मंत्रालय को उसको एक समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। और इसके अलावा केशव मौर्य की जो बात हो रही है कि ग्रामीण विकास, जाहिर तौर पे वो संगठन से जुड़े थे और काफ़ी और परफॉर्म करने के लिए अगर चाहें, वो चाहें क्या, मतलब मुझे लगता है कि उनको दिया गया है कि अभी जड़ में कैसे पहुंची पार्टी, और उसको चूंकि संगठन जुड़े व्यक्ति हैं और ग्रामीण विकास उनके पास है, अगर पंचायत व्यवस्था वगैरह बाकी उनके हाथों में है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उस जड़ तक पहुंचना चाहती है इन औजारों के जरिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपने भी कहा और सबने कहा कि जिस ढंग से जतिन प्रसाद को दिया गया है पीडब्ल्यूडी और उनका जो परफॉर्मेंस है, हर कोई मानते हैं कि केंद्र में जब मंत्री थे तब एक ईमानदार छवि थी और पीडब्ल्यूडी जिला मंत्रालय उनके पास दिया गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को वहां दे दिया है जो कि परफॉर्मेंस काउंट करेगा। एक और नाम जो बहुत महत्वपूर्ण मैं समझ रहा हूं वो संजय निषाद का है, जिनके पास मत्स्य मंत्रालय मिला है, जाति के अनुरूप, उस कास्ट के अनुरूप जहां की मत्स्य वर्ग के निषाद लोगों को सबसे ज्यादा जोड़ा जा सकता है और उसकी दर्द संजय निषाद ही समझ सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो मैं पूरे मंत्रालय को जिस ढंग से देख रहा हूं वो काफी सोचे समझे तरीके से दिल से वो ये मंत्रालय कभी नहीं चाहिए हो सकता है, वो तो चिपका दिया गया। आप कह सकते हैं कि वो मंत्रालय नहीं, हाँ ये वहां फंसा दिया गया कि आप कहते हैं उसके नेता हैं, वो परेशान होंगे ये। हाँ जी हाँ, आप नहीं आप कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन उसके ऊपर नजर है। आप जब कह रहे हैं हम उनके नेता हैं तो जाइए उनके भी जाके काम कीजिए, आप किस लिए। तो मोटे तौर पर बड़ा सधा हुआ है। इसके बाद ब्रजेश पाठक का जो बार बार दिख रहा है चिकित्सा, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि चिकित्सा शिक्षा, कई मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं वहां पर, उन पर बहुत काम होना है और ब्रजेश पाठक के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनसे जो सरकार कराना चाहती है वो करवा सकती है उस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सबने हिस्सा लिया और अपनी अपनी ओपिनियन रखी। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रियों के विभाग बढ़ गए हैं, सदन स्थापित हो गई है, विधायकों की शपथ हो गई है, अब कामकाज सुचारू रूप से चलना चाहिए। विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन, सरकार पर निगरानी, मीडिया का काम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निगरानी। नमस्कार।